नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमावत, सहायक लेखाधिकारी राजस्थान सरकार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा। दोस्तों, जो पिछली समान पात्रता परीक्षा हुई थी उसे भंग कर दिया गया है। नए सिरे से परीक्षा होगी। इसी के आधार पर जो 3600 ग्रेड पे या उससे नीचे की आगामी परीक्षा होंगी उनकी एग्जाम, इसमें जो वरीयता में छात्र आएंगे 15 गुना में जो अभ्यर्थी आएंगे पोस्ट का उनसे ली जाएगी। ऐसे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप बेरोजगार हैं और आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम की पहले तैयारी करनी चाहिए। यहाँ आप क्वालिफाई होते हो, क्वालिफाई भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होते हो और आप 15 गुना में आगे आने वाली वैकेंसियों में आते हो तो ही आप उन एग्जामों में शरीक हो सकते हो, ऐसा आप सबको पता होगा। ठीक है, तो इसे हल्के में नहीं लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे का आपका भविष्य पूरा इसी पर निर्भर करता है। ठीक, साथ ही इसमें जो आप तैयारी करोगे आगे जो कंपटीशन है उनमें भी यही सारा सिलेबस आना है। तो इस सिलेबस को अगर हम डीपली तैयार कर लेते हैं तो आगे हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो सीधा ज़्यादा समय गंवाना नहीं है। कैसे पढ़ें, कैसे लक्ष्य साधें, अपना लक्ष्य कैसे बनाएं, टारगेट कैसे हो, प्लानिंग किसे कहते हैं आप जानते होंगे। प्लानिंग का मतलब नियोजन। सबसे पहले सिलेबस निकाला जाता है, सिलेबस के बाद में ये देखा जाता है क्या क्या टॉपिक मुझे आते हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं आते। अब जो बच गए टॉपिक जो मेरे को नहीं आते हैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता हूँ, समय से पहले कैसे पूरे होंगे, बाद में उनका रिवीजन कैसे हो सकता है, वो सभी क्या कहलाता है, आपकी प्लानिंग कहलाता है। मतलब फ्यूचर में होने वाली सभी आपके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए आप द्वारा जो व्यू रचना रची जाती है, ठीक है, उसे कोई क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ताकि आप समय पर सारा काम प्रबंध से कर सकें। अध्ययन का तरीका क्या रहेगा, कैसे पढ़ें कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है जीत की जिद। आप में ये जुनून होना चाहिए, मेनोमेनिया होना चाहिए कि मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरा जन्म मेरे लक्ष्य की प्राप्ति तक है। ठीक है, तब ही आप इसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हल्का सा मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस के बाद में कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। इनके बारे में, सिलेबस के बारे में ज़्यादा बताकर आपका समय खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्या है, सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मेरे अनुभवों के आधार पर बताऊंगा जो आपके क्या है आगे काम आएंगे। ठीक है, तो समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है उसका पाठ्यक्रम है, यही सेम ही किसका है आपका, एक तरह से जो 12th बेस पे उसका है। ठीक, तो पहले है आपकी परीक्षा की स्कीम क्या होगी। ये पेपर लगेगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे 150, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, मतलब नकारात्मक अंकन नहीं है। आप कितने भी प्रश्नों के हल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। ठीक है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है तो आपको दिख रहा होगा। पहले शुरू में क्या है, इतिहास है। क्या है, इतिहास, भारत का और राजस्थान का इतिहास, जिसमें मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम है उस समय का जो इतिहास है उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपके 1857 क्रांति हो गई, जनजातीय आंदोलन राजस्थान में, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, ये स्वतंत्रता के बाद में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का जन्म होता है, योजना आयोग है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद है, उन सब के गठन के बारे में, पंचवर्षीय योजना है उन सभी के बारे में है। राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, फिर राजस्थान के इतिहास में कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, वो सभी समाहित। ठीक है, ये प्राचीन सभ्यता आ गई आपकी, स्थापत्य कला और राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। साहित्य आ गया आपके, मेले, संस्कृति, विरासत, सभी लोक देवता देवी देवता आ गए आपके, और प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण है। ये पूरा आपने जो राजस्थान का देखा था ऊपर वाला, वो मात्र 10 2 3 4 5 दिन में आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आपके सामने है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। आपकी कृषि संबंधी है, नदियां हैं और पर्वत पठार हैं, जलवायु है, ऊर्जा है
और आपके प्रमुख खनिज अयस्क हैं उनके बारे में है, और परिवहन व्यवस्था के बारे में है। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस राजस्थान की भारत के भूगोल का नहीं है। ऐसे ही राजस्थान का भूगोल की बात करते हैं, राजस्थान का भूगोल लगभग सारा कंप्लीट है, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। अधिकतर चीज़ें आपको आती होंगी काफ़ी लंबे समय से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसे संसदीय शासन प्रणाली है उसके बारे में है। ठीक है, साथ में मुख्य फोकस किस पर है, राजस्थान के संबंध में अगर कोई उसका प्रासंग है तो उसका उल्लेख किया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं वो हैं, तो ये भी मात्र जैसे अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं आपको वन डे में मात्र 4-5 घंटे की क्लास है, 4-5 घंटे में आपको ये सभी करा सकता हूँ। ठीक है, जो आपकी संविधान की बात है वो। ठीक है, ये आपका राजस्थान का भूगोल है, ये भी ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, 2-3 क्लास में पूरा हो सकता है। ठीक है, इससे पहले वाला था वो भी आपका आसानी से भारत का भूगोल है, वो भी कम समय में पूरा होने वाला सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपको ये CET का सारा सिलेबस मेरे द्वारा आपको बहुत तेज गति से, त्वरित गति से कराया जाए। ठीक है, तो और इसको मैंने टारगेट तय करा है कि मैं मात्र 30 दिन के अंतर्गत आपको ये पूरा CET का सिलेबस मेरे द्वारा कराऊं, चाहे बच्चे कम देखें चाहे ज़्यादा देखें, लेकिन मैंने ये फिक्स कर लिया है कि ये पूरा सिलेबस मैं आपको कम से कम 30 दिन के अंदर पूरा करवाकर आपकी जो बाधाएं हैं उनका निदान करूं, साथ ही ऐसी कुछ मेरे पास जो विधा है, टेक्निक है, वो आप तक पहुंचाऊं, जिससे क्या है आपका मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, तो ये सब है। इसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था नॉर्मल है, टॉपिक है, आपको समझा दूंगा आराम से, आपके समझ में आ जाएगी, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, 2-3 दिन की क्लास ये भारतीय अर्थव्यवस्था की है। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा भी है, तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा मेरे सानिध्य में। अगर आप रहकर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ नया तरीका मिलेगा पढ़ने का, नई विधा मिलेगी, टेक्निक मिलेगी, याद करने की तरकीब मिलेगी, कैसे पढ़ते हैं वो सभी आपको पता चलेगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ऐसे मत देखना कि सर ये अलग पढ़ाएंगे ये वो अलग, मैं सारी चीज़ें मैं ही कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस अकेले यानी राकेश कुमावत सर द्वारा ही करवाया आपको जाएगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ये भी आपके सिलेबस में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो टॉपिक दे रहे हैं उससे बाहर कुछ जाता नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे हो जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके। ठीक है, उसके बाद में आपकी रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है, तो रीजनिंग मैथमेटिक्स तो आपने कर रखी होगी वैसे, लेकिन मैं आपको इनका ऐसा सिस्टमेटिक से तरीके से बताऊंगा कि आप एक बार मेरे से रीजनिंग पढ़ लोगे तो बाद में आपके कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ भी आप कोई दिक्कतें नहीं है, 4-5 दिन की क्लास ये है, 4-5 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके एवरेज है, रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, यूनिटरी मेथड है, और ये वॉल्यूम मतलब आयतन है, और ये क्षेत्रफल है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी इनमें कोई समय लगने वाला नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान है, तो कंप्यूटर ज्ञान के कुछ PDF मेरे पास हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, साथ ही मैं आपको बता भी दूंगा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे पूछेंगे, वो भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में समसामयिक घटनाएं हैं, तो इसका मेरे द्वारा एक बहुत ही शानदार PDF कुछ तैयार है, और आगे आपके एग्जाम तक और अच्छी तरह से उसको तैयार कर लेंगे, जो आप उसको पढ़ लोगे उसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, और उसे मैं मेरे द्वारा आपको वापस करवा दूंगा, जिससे क्या है आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी है, हिंदी भी आपको मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सामान्य हिंदी है, हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आप उपसर्ग प्रत्यय क्या होंगे, संधि विच्छेद के नियम क्या होंगे, वाक्य शुद्धिकरण में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पत्र लिखने का प्रारूप क्या है, इन सब को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी हम सब मिलकर तैयार कर लेंगे। आगे है आपके जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में जो टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सबसे मोटी समस्या यही है कि सर हमें मैथ भी हम खुद थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आपको जैसे मान लो आपके 20% अगर इंग्लिश के आते हैं और आप मेरे से पढ़ते हो, और आपकी अगर वोकेबुलरी सही नहीं भी है, तो भी आप 12-13 क्वेश्चन आराम से मेरे से पढ़ने के बाद कर लोगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10-12 क्लास में आपकी इंग्लिश पूरी सिमट जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।
इसके बाद में अपन चलते हैं सफल होने के लिए आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके मार्ग में बाधा नहीं आए, आपका मार्ग ऐसा सकुशल गुजरे। ठीक है, तो आपका मार्ग निष्कंटक कैसे हो सकता है, बिना कंटक कैसे हो सकता है, तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए लक्ष्य आधारित अध्ययन। हमें टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी, हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, एक नियोजन करना पड़ेगा, नियोजन बोलते हैं प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो पूरी प्लानिंग करने की कैसे करेंगे, सिलेबस निकालेंगे, कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता, शुरुआत में ऐसे टॉपिक करेंगे जो हमें बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, उन सबको लेकर हम चलेंगे। तो ये प्लानिंग होती है, टारगेट आधारित होना चाहिए, आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए, उस टारगेट को देखते हुए कौन सी चीज़ हमें करनी है पहले, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, वो सब आपको प्लानिंग करनी होती है। सबसे पहले एग्जाम का समय अगर है तो आपको ऐसी चीज ऐसे टॉपिक्स को करना चाहिए जो क्या है आपसे अछूते हैं, आपको कम आते हैं, ताकि आप उनमें थोड़ी शिद्दत हासिल कर सको। ठीक है, नियोजन, समयबद्ध नियोजन का मतलब क्या है, आप अध्ययन करो तो ऐसा करो कि उसमें नियोजन क्या है, प्लानिंग हो पूरी कि कितने समय में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, आपकी डेडलाइन तय होनी चाहिए कि इतने समय तक मैं ये काम कंप्लीट पूरा कर लूंगा। ठीक है, तो वो होना चाहिए। साथ में उसके बाद में आपके पास इतना समय और होना चाहिए कि आप क्या कर सको, बाद में रिवीजन भी कर सको, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में समय का प्रबंध, आपको समय का बेहतरीन प्रबंध करना पड़ेगा, कम समय में अधिक उपयोगिता आप प्राप्त कर सको ऐसा आपको प्रबंध करना पड़ेगा। आपको आपकी कुछ कई जो गलत शौक हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, गलत दोस्तों के साथ बैठते हो समय खराब होता है, उन सभी को आपको जो आपके लिए क्या है खरपतवार है उनको आपको आपकी इस उर्वरता वाली कामों में से हटाना है। आगे बात करते हैं सकारात्मकता। सकारात्मकता, आपको लास्ट तक पॉजिटिव रहना है कि मैं टॉप अंक लेकर आऊंगा, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस एग्जाम से आपको नौकरी नहीं लगनी, लेकिन इसमें टॉप नंबर आएंगे तो ही आप आगे जाकर आने वाली परीक्षाओं में प्रतिभागी बन सकते हैं। तो आपके मन में ये भाव कर सकता हूँ, और ये भाव आपका कब तक बना रहना चाहिए, ये भाव आपका जब तक आपकी परीक्षा नहीं लग जाए तब तक आपको ये मन में रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। आप YouTube पे जो ऐड आता है उसको स्किप करते हो, उस तरह किसी भी पोर्शन को स्किप मत करना। आपको हर टॉपिक पढ़ना है, हर सिलेबस का हर टॉपिक पढ़ कर जाना है, तभी आप शिद्दत से सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको 3D का पालन करना पड़ेगा। 3D क्या है, डायरेक्शन, आपकी दिशा, आपकी दिशा सही होगी तो ही आपकी दशा सही हो पाएगी। तो आपकी दिशा एकदम सही होनी चाहिए, आपके मार्ग में जो लक्ष्य हैं उसी की तरफ, टारगेट की तरफ आपकी क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, किसी प्रकार का भटकाव नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। ठीक है, दृढ़ निश्चय, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं ये करूंगा और उसे करके ही रहूंगा। रोजाना का टारगेट कर लिया कि आज मेरे को ये टॉपिक, सुबह उठते कर लिया कि आज मेरे को ये टॉपिक पूरे करने हैं, कि तब बुक में से उन टॉपिकों को करके ही सोना है। ये डेडिकेशन, ये डिटर्मिनेशन आपको कहाँ ले जाएगा, सफलता तक ले जाएगा। आपका अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, चाहे कितने भी जीमने हो, कितने भी प्रोग्राम हो, IPL का मैच चल रहा हो, 2020 वर्ल्ड कप चल रहा हो, चाहे उसका फाइनल ही हो, अपना सिलेबस पहले है वो नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। तो वो सभी क्या है, डेडिकेशन का रूप है, वो सभी आपको आपके लक्ष्य के साथ संभालने होंगे, तब जाकर ही आप सफलता उच्च अंक के साथ प्राप्त कर सकते हो। साथ में क्या है, ईमानदारी और धैर्य के साथ अंतिम क्षणों तक संघर्ष और जीत की आशा। आपको क्या है, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। आपके मन में ऐसे नहीं हो कि मैं किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, कि घर वाले देख रहे हैं कि भाई आज तो खूब देर तक पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उपयोगिता से पढ़ो, आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो क्या है आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। साथ में धैर्य की बात है, आपको धैर्य रखना चाहिए, ऐसे घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम घबरा जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, वो ही सोचते रहते हैं, तो वो क्या है हमें निराशा की तरफ ले जाता है। और जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो क्या होगा, उसकी एकाग्रता घट जाएगी, उसकी जो तल्लीनता है पढ़ाई में वो कम हो जाएगी, उसको क्रोध आएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, उसके नए नए भाव आएंगे, उसका कर्तव्य पलायन की तरफ ध्यान बढ़ेगा। कर्तव्य पलायन समझ रहे हो ना, कर्तव्य से छोड़कर वो यार ये तो कठिन रास्ता है, और वो आसान रास्ते की तरफ भागेगा, उसे लगेगा कि यार ये आसान रास्ता है, इस तरफ भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको ये कोई कहने वाला नहीं है कि तू कर सकता है, अपनी पीठ खुद को ऐसे थपथपानी है कि बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना, ये करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
आप मन में एक संकल्प ले लो कि मेरे को ये काम करना है, इस काम को करके ही दम लूंगा। एक बार आप जीवन में ऐसा करके तो देखो, एक बार जीवन में आप मेरे कहने से ऐसा करके देखो, आप अंतिम समय तक ऐसे करके रहोगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप परीक्षा तक इस भाव को बनाए रखें, ठीक है। मन में संकल्प लें और उसको आपके दिलों में उतार लें कि मेरे को यही करना है। आपको उठते बैठते खाते नहाते धोते हर समय क्या दिखे, आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है उसी पर आपकी नजर रहे, उसी के बारे में सोचें और निष्ठा, पूर्ण निष्ठा होकर, पूर्ण निष्ठावान होकर उसके लक्ष्य की तरफ भागें, दौड़ें, ठीक है। तेज गति से भागें। 5G का जमाना आ गया है तो स्पीड भी आपको 5G वाली करनी होगी, ठीक है। तेज गति से भागें तब ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मैं बता दूं आपको, अगर आपने इस सिलेबस को बहुत ढंग से कर लिया तो मैं कह दूं आपको, जैसे ही आपकी एग्जाम लगेगी सीईटी के बाद में किसी वैकेंसी की, आपका नंबर पक्का है। लेकिन इस एग्जाम से पहले आप इसको सिलेबस को पूरा कंप्लीट कंठस्थ याद कर लें, ठीक है। और आप कभी फिर इसमें फेल नहीं होने वाले। आगे की बात करते हैं, प्रगति अवरोधकों को पथ से हटाना। आपकी प्रगति पथ पर कई अवरोध आएंगे, कई कांटे आएंगे, कई बाधाएं आएंगी, ठीक है। आपका मन भटकेगा, उल्टी दिशा में जाएगा, आप जाना इधर जाते हो तो मन किधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। उस समय आपको अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, ठीक है। तो जो प्रगति की, आपकी प्रगति में जो बाधक हैं, तत्व हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें आपको पार करना होगा। आपको हर समय ये लगता होगा कि मैं तो सफल शायद ही हो पाऊँ, मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे, मेरा सीईटी में आगे होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भय आपके मन में नहीं होना चाहिए। असफलता का भय कभी नहीं होना चाहिए। असफलता का भय होता है तो हम पूर्ण निष्ठा से तैयारी नहीं कर पाते, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, ठीक है। तो हमारी स्थिति ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा होगा नहीं होगा, हमेशा आशावादी रहना है कि मेरा होगा, ठीक है। तो ये स्थिति हमेशा हम आपके मन से आपको उठानी है। निराशावादी जो नजरिया है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वो इतना पढ़ता था उसका ही नहीं हुआ, वो तो मेरे से कितना होशियार था, वो तो 10वीं क्लास से होशियार है, 10वीं में उसके इतने नंबर आए थे, वो तो इतना बड़ा टॉपर था, वो कोई मतलब नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आप क्या हो, वर्तमान में आप लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो, वो इम्पोर्टेंट है। पहले वो क्या था अब क्या है, उससे कोई तुलना नहीं करनी। आप वर्तमान में किस गति से भाग रहे हो, आपका डेडिकेशन कितना है, आपका समर्पण लक्ष्य के प्रति कितना है, वो इम्पोर्टेंट है। भटकाव पर नियंत्रण, भटकाव पर नियंत्रण है, ऐसी उम्र है इसमें आदमी के कई तरह के ख्याल आते हैं। और साथ ही में मुख्य रूप से ख्याल कैसे आएंगे, आप जब भी, मैंने बताया था, जब भी आप पढ़ोगे तो पढ़ाई का मार्ग क्या है, कठिन है। पढ़ाई का मार्ग क्या है, कठोर है, तपस्या है। ये तपस्या है। जैसे पहले ऋषि मुनि जाकर जंगलों में तपस्या करते थे, ठीक है, और सुरा और सुंदरी आकर उनकी तपस्या को भंग करती थी। ऐसे ही आप जब ये तपस्या करोगे, आप इस कठोर मार्ग को अपनाओगे, तो उस समय आपकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ऐसे तत्वों को भेजता है, वो आपको विचलित करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे। लेकिन उस समय आपको अपने मन पर नियंत्रण, आपको अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, अपने आप को रोकना होगा। ये अपने विवेक से सोचना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो सही है या नहीं है। अगर गलत है और मेरे लक्ष्य के विपरीत है तो मुझे इसे छोड़ना होगा, ठीक है। मन की शक्ति का विकास, आपके मन में ऐसी शक्ति का विकास हो जाए कि मैं कर सकता हूं, तो फिर आपके सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, सब कुछ क्या है, बोने हैं। मन की शक्ति से क्या फायदा होगा, मन की शक्ति से फायदा ही होगा। कई बार ऐसे लगता है, कई बच्चे तैयारी करते हैं, वो कल क्यों नहीं पढ़े भाई, कल क्यों नहीं आए आप क्लास में, तो वो बोलते सर मैं बीमार हो गया था, मेरे से हो गया था। बिल्कुल गलत बात है। एक बात बताओ, कोई अभिनेता है और उसको रोजाना रामलीला में, मैदान में रामलीला में क्या दिखाना है, अभिनय करना है, उसको नाटक दिखाना है, रोजाना जनता आएगी। लेकिन अगर मान लो वो बीमार हो जाए तो जनता क्या है, गालियां निकालेंगी, बोले वो तो आया ही नहीं, ऐसे कैसे रामलीला चलेगी। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पहले से हायर कर लिया जाता है, बुक कर लिया जाता है। अगर एंड टाइम में वो नहीं आए तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाता है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती, उनके दिमाग में ये हो जाता है कि मन की शक्ति, उनको एक मन की शक्ति मिल जाती है कि मैं अपॉइंट हूँ उस दिन के लिए। वो शक्ति ही उनके लिए क्या करती है, काम करती है। किसी प्रकार की बीमारी, ठीक है, और उनकी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, दुर्बलताएं, वो अपने आप ही क्या होती हैं, समूल नाश होती हैं, उनको दिखाई ही नहीं देती। अगर पाँव में दर्द हो रहा है, अगर पाँव में दर्द हो रहा है और नृत्य करना है किसी अभिनेता को, तो वो नृत्य करेगा और बहुत अच्छा नृत्य करेगा, उसको बाद में जरूर दर्द होगा, लेकिन उस समय उसे कोई दर्द नहीं होगा। उसको पता है जनता मुझे
देख रही है, जनता मुझे देख रही है और मैं उनके लिए क्या हूँ, उत्तरदायी हूँ। ऐसे ही आपको आपकी मन की शक्ति का विकास करना होगा, तब जाकर आप अपनी दुर्बलताएं जो कमियां हैं, ठीक है, उन पर विजय पा पाओगे। कार्य प्रगति का मूल्यांकन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बीच बीच में खुद को रोकें और अपने आप को क्या करें, चेक करें। अपने आप को चेक करें कि मैं सही दिशा में भाग रहा हूं या नहीं हूं। चेक करने का मतलब है बीच बीच में कोई टेस्ट आप दे लें, जिससे आपको अपनी क्षमताओं का पता चले कि मेरी क्षमता मजबूत हो रही है या कम पड़ रही है। अगर कम पड़ रही है तो किस जगह कम पड़ रही है, उसका मूल्यांकन करें और उस दिशा में काम करें जहां आपकी कमी फील हो रही है। ठीक है, तो ये कार्य प्रगति का मूल्यांकन करते रहे। लेकिन आजकल बच्चे क्या है, जैसे ही कोई एग्जाम आती है सीधा ही उसका टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। लगातार रोजाना टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे बढ़िया आप पढ़ें एकाग्रचित होकर। 15-20 दिन से एक टेस्ट दे लें, 10-12 दिन से एक टेस्ट दे लें। रोजाना टेस्ट देने से कोई आपका फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप को रोजाना चेक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे बढ़िया आप नई क्षमताओं का विकास करें, नई कुछ कला स्किल सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है खुद की क्षमताओं और मेहनत पर विश्वास रखें। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे कहेंगे तेरा नहीं होगा, तू इसको तैयारी कर मत कर, तू तो इसकी तैयारी कर ले, तेरा वो आसान है। दूसरे की नहीं सुननी, अपने दिल पे हाथ रखना है और कहना है कि भगवान मैं अब इस उद्देश्य की तरफ जा रहा हूँ। मेरे जिस उद्देश्य में मैं जा रहा हूँ उसमें आप पूरा सारथी बनकर मुझे मार्गदर्शन करना और मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसी ताकत मुझे देना। तो भगवान वास्तव में अगर आपकी सोच में दम है, आपकी सोच में दम है, तो भगवान जरूर आपको आशीर्वाद देने वहां पहुंचेंगे और आपको आपका जो मार्ग है उससे क्या करेंगे, उसको निर्बाध करेंगे, उसमें बिना बाधा के आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूं। ये कभी फील नहीं हो कि मैं नहीं कर सकता। और ये लिखा हुआ लास्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, स्वयं को आत्म प्रेरित करें, अपने आप को आत्म प्रेरित करें कि मैं कर सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। इतने दिन तक मैंने तैयारी नहीं करी थी, इसलिए ये लोग आगे हैं, अब इनको पछाड़ कर दूंगा मैं और इनसे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इन सबको पछाड़ देंगे और अब आगे बढ़ेंगे। स्वयं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट अपने आप की पीठ थपथपाने की बहुत बढ़िया कर रहा है। जो टारगेट फिक्स कर रखा है उसको रोजाना कर रहा है, वो काफी है। ठीक है, इसके बाद में हम यानी कर्मा स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपका लक्ष्य आपको मिले। आप जिस विधि से, जिस कला से और जिस गति से पढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। बाबा श्याम आप सभी की रक्षा करें, आपको सफलता प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, जल्द ही हम आपके लिए ये जो संपूर्ण कोर्स है वो लेकर आएंगे। हमारे YouTube चैनल कर्मा ई स्टडी पर ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही हमारे एप्लीकेशन पर भी इसके सारे लिंक उपलब्ध होंगे, उसमें भी आप जाकर कोर्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ें और इस जो आपके अध्ययन का मार्ग है उसे मैं सार्थक और उसको पथ प्रशस्त करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए क्या हो, अच्छा मार्ग बन सके, आप उस पर आसानी से चल सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।